हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पता कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखे कि किसी रिएक्शन को देख के आप उसका रेट लॉ या ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ये तो 100% एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की आवश्यकता होती है। और हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि दिए गए एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हुए दिए हुए एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हुए हम कैसे रेट लॉ यूज ऑर्डर को फाइंड कर सकते थे। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको बनाने दिए थे उसकी भी चर्चा करें। और फिर हमें बात करनी है काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जिसे आइए हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं और इसके लिए बोलते हैं कि आप इसके लिए रेट लॉ को फाइंड कीजिए। फाइंड रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है A+2B+C। इससे बात हो रही है एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C। जबकि यहाँ हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में यह है 0.01 m, 0.01 m, 01 m। यह है 3 × 10⁻⁴। तीसरे में करते हैं 0.01 m, 0.01 m, 0.04 m, 3 × 10⁻⁴ ही कर रहे हैं। तीसरे में जाते हैं 0.01 m, 0.04 m, 0.03 m, ये 6 × 10⁻⁴। इसमें देखते हैं 0.06 m, 0.04 m, इसे करते हैं 0.02 m, 0.02 m। रुक जाइए, ये हो गया 12 × 10⁻⁴। इस केस में कहता है फाइंड करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि हम इससे पहले आपको बताए थे उसी ढंग की बात यहाँ भी करेंगे। आप इसके लिए ये लिख लेते कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K A⁴x इंटू B⁴y इंटू C⁴z। ये हमारा m इक्वेशन है। अब इसके आधार पर आप क्या करेंगे, चार इक्वेशन को बना लेंगे। ये जो चार इक्वेशन हमारा होगा वह क्या क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ इक्वल्स टू K × A⁴x मीन्स क्या 0.01 to the power x
इंटू 0.01 टू द पावर y इंटू 0.01 टू द पावर z। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू k इंटू 0.01 x इंटू 0.04 y इंटू 0.03 z। ये दूसरा। तीसरे में आते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू k इंटू 0.01 टू द पावर x इंटू 0.01 टू द पावर y इंटू 0.04 टू द पावर z। ये इक्वेशन थर्ड। आइए फोर्थ की बात करते हैं। 12 इंटू 10 टू द पावर -4 12 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल्स टू k इंटू 0.02 टू द पावर x इंटू 0.04 टू द पावर y इंटू 0.06 टू द पावर z। ये हम 4 इक्वेशन बना लिए। अब जरा ध्यान दें, अब आप देख रहे हैं कि इसमें 4 अननोन है, x, y, z और k। तो अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 1 और 3 में आप देख सकते हैं कि यदि हम 1/3 या 3/1 कर दें तो हमारा क्या होगा भैया, k तो कैंसिल हो ही जाएगा, x और y भी कैंसिल हो जाएगा और हमें z का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3/1 करते हैं। ध्यान दें, ये हो गया 1, के कैंसिल ही 0.01 0.01 कैंसिल ही 0.01 0.01 कैंसिल ही 0.04/0.01। तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर z इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 समथिंग टू द पावर 0। इट मीन्स क्या 1। तो हमारा z का मान क्या हो गया भैया, 0 हो गया। और जैसे ही z का मान 0 हो गया तो अब कहीं भी आप 0 पुट करेंगे तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। अब जैसे आप बात कीजिए इक्वेशन 2/1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये के कैंसिल, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू द पावर y इंटू ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर z। 3 टू द पावर z हो जाएगा भैया, 2/1 कर रहे हैं तो 3 टू द पावर z हो जाएगा। सिंस z इक्वल्स टू 0, जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे ये तो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर y इंटू 3 टू द पावर 0। इट मीन्स क्या 4 टू द पावर y इंटू 1। तो ये देखिए 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर क्या आ गया, y आ गया। इस 4 टू द पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2y लिख सकते हैं भैया, 2 टू द पावर 2y लिख सकते हैं, बोलिए। तो अब आप जरा ध्यान दें, ये हमारा 2y और यहाँ पावर क्या है, कुछ नहीं, इसका 1 है। तो 2y इक्वल्स टू 1, तो y का मान क्या हो गया, हाफ हो गया। y का मान क्या हो गया, हाफ हो गया। y का मान हाफ हो गया। ठीक, आइए अब इसके आगे हम देखें। अब हमारा एक ही अननोन बचा है और वो क्या बचा है, यहाँ से आपको z मिल चुका है, यहाँ से आपको y मिल चुका है। तो अब तो रही बात भैया x की। ठीक, तो उसी ढंग से आप क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को देखिए ना, दूसरे और चौथे को देखिए तो आपको वहां से उसका वैल्यू मिल जाएगा। आप क्या कर देंगे, इक्वेशन 4/2 कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 4/2 कीजिएगा तो ये 12 और ये क्या है 6, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये k और k कैंसिल, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। यहाँ ये हमारा 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये हमारा है 6 और ये हमारा है 0.03। इसमें क्या हो जाएगा 2 टू द पावर z हो जाएगा। आप जान रहे हैं z इक्वल्स टू क्या है,
जीरो है, जैसे ही z इक्वल्स टू जीरो है तो क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 2x, इट मीन्स x इक्वल्स टू क्या 1। बताइए, आराम से हम वैल्यू को फाइंड कर लिए, कहीं कोई दिक्कत होने की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और अब हम उम्मीद करते हैं आप आराम से इसे समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह में लैंग्वेज के टर्म में भी चला जाएगा। अब उसी की बात हम लोग आपके बुक से कर देते हैं। हो गया? आइए जिसे 4.6 में देखिए। 4.6 में क्या कहता है? ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये आर है, आर से प्रोडक्ट, इसका सेकंड ऑर्डर है। मिस मान लीजिए इसका रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक, सेकंड ऑर्डर है तो कहता है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। एक केस में आप मान लीजिएगा, जिसे हम बताए भी थे इससे पहले इन टेक्स्ट में, एक केस में कंसंट्रेशन आर आई इनिशियल मान लेंगे हम, क्या है ए है, और दूसरे केस में आर एफ क्या कर देंगे डबल कर देंगे और आराम से हम निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। कहता है रिड्यूस टू हाफ, हाफ कर दिए तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मिस्टर 1/4 हो जाएगा। 4.7 आपको बनाने ही नहीं बोले हैं, 4.8 आपको बनाने ही नहीं बोले हैं। 4.9 में आ जाइए तो कहता है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। कोई रिएक्शन है जिसमें देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, ए के रिस्पेक्ट में क्या है 1 है, एंड कहता है सेकंड ऑर्डर इन बी, बी के रिस्पेक्ट में क्या है 2 है। ठीक, तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल के टर्म में आप डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इट मींस क्या dx/dt, या ये हमारा a प्लस बी इससे क्या है प्रोडक्ट है, तो हम इसके लिए डिफरेंशियल की बात करेंगे। तो आइए हम डिफरेंशियल क्या लिख सकते हैं? हम इसके लिए लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस da/db dt, या क्या लिख सकते हैं माइनस db/dt, माइनस db/dt हो गया। दोनों इक्वल है, ये इक्वल्स टू ये कर दीजिए, यही हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। कहता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। इसके कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। जब ए और बी दोनों को डबल कर दें, ठीक, इसको डबल करेंगे तो 2 गुना होगा, और इसको डबल किए तो क्या 2 का स्क्वायर इसका 4, तो 4 गुने 2 में क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 9 टाइम्स, दूसरे में क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। 4.10 में देखें, कहता है इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, रेट दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 1 मिनट का ध्यान दें, इसमें बच्चों को एक जगह दिक्कत हुई होगी, इसलिए हम आपको जरा हिंट करते हैं, तो ध्यान से आप देखें। कहता है यहाँ देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और यहाँ इनिशियल रेट है, जिसके लिए यूनिट क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड की बात करेंगे। ए का हम देख रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वह 0.20 है, दूसरे केस में भी 0.20 है, तीसरे में 0.40 है। यहाँ देखिए क्या है 0.30 है, यहाँ देखिए 0.10 है, और यहाँ क्या है 0.05 है। यहाँ क्या है
5.07 इंटू 10⁻⁻5 है। यहाँ भी क्या है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 भी है। जबकि यहाँ आप देखेंगे इसको लिखिए ना 14.3 इंटू 10⁻⁻5। देखिए जब आप क्या करते हैं रेट की बात करते हैं और आप लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर वाई, और आप तीन इक्वेशन बनाते और इक्वेशन 2/1 जब आप करते, इक्वेशन 2/1 जब आप करते, देखिए ये रेट रेट क्या हो जाता 1 हो जाता, के कैंसिल हो जाता, ये टर्म गायब हो जाता, ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर दिए तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा 0.3/0.1, इट मीन्स क्या 3 टू दी पावर y इक्वल्स टू 1, तो y का मान क्या हो गया भैया 0 हो गया ना। इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0, इट मीन्स क्या 1, y का मान क्या हो गया भाई 0 हो गया। जब y का मान हमारा 0 निकल गया तो अब हमको y से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक। अब आप क्या कीजिए कि इक्वेशन 3/2 कीजिए, इक्वेशन 3/2 कीजिएगा तो ये बटे में इतना ये हो जाएगा 2.82 इक्वल्स टू, इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि जो भी रहेगा अगर 1/2 ही है उस पे पावर हम y का मान 0 है तो वो तो 1 ही हो जाएगा। ये 0.4/0.2 इट मींस क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x। देखिए 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2.82 आ गया। अब आप इस वैल्यू को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको दो ढंग की बातों को करना पड़ेगा। एक, या तो आप लॉग देख सकते हैं या फिर आप जनरल मेथड को यूज कर सकते हैं। याद कीजिएगा आपको हम 11th में भी लॉग के बारे में बताए हुए हैं और यहाँ भी बताएंगे। जैसे ये हमारा है 2x इक्वल्स टू 2.82, हम फर्स्ट में क्या करते हैं दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग 2.82, सबका वैल्यू दे देते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा log 2.82 बाय कितना log 2.82 0.45 और ये होता है 0.30, मीन्स क्या हो जाएगा 3/2 ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड से। आइए हम आपको दूसरे मेथड से भी इसका निकाल देते हैं, एक और भी आसान हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं आपको आ गया है 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2.82, 2.82 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं जी, ठीक। ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर हाफ, इट मींस क्या 2 टू दी पावर 3/2, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 ही हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 हो गया। कोई दिक्कत? फिर 11 नंबर और 12 नंबर हम नहीं समझते हैं कि अब यहां तक में भी कोई दिक्कत होगी, आप इसे आराम से कर चुके हैं। आइए अब इसके आगे हम लोग काइनेटिक्स की बात करेंगे। और अब हमें दो का काइनेटिक्स, एक जीरो ऑर्डर और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स पढ़ना है बस। अब तो सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया है। आइए हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान दें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलेगा। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करते हैं। हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं और हम मान लेते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है जीरो है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है जीरो है। हम बात करते हैं ए से प्रोडक्ट और कहते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
और द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, लिख सकते हैं भाई। दूसरे से हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट लॉ की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो, समथिंग टू दी पावर जीरो, इट मीन्स क्या 1, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे भाई, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के, और क्या लिख सकते हैं के इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ए। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन टू लिमिट्स, on integrating above equation between two limits on integrating above equation between two limits we get के को तो बाहर ही कर दें तो अच्छा है। ये हो गया के टी, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ साइन निगेटिव है तो क्या कर दें ए नॉट माइनस ए टी कर दें, तो के इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया भैया ए नॉट माइनस ए टी बाय टी और t इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाय के हो जाएगा। बताइए k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी और t इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाय के हो जाएगा। तो यही हो गया काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का अर्थ हो गया कि उसके रेट कांस्टेंट k के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ता है इन द टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के टर्म में। तो इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के टर्म में ही ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है k के लिए। अब इससे काइनेटिक्स में हमेशा तीन ढंग के बातों की, इसका काइनेटिक्स आपको प्राय डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाता, डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स बार बार पूछा जाता है और उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन यहाँ से बेस्ड जो अभी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार जोड़ के दे दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to zero order, यहां अभी हम लोग वैसे सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जिस किसी पॉइंट्स के बारे में भी अगर आपको बता दे तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। सिर्फ किसी पॉइंट की बात कर दे तो आप पहचान जाइएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन। तो यहाँ आप क्या देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो रहा था के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर जीरो, इट मींस क्या के। इट मींस हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कहेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में हम कहेंगे the rate of zero order reaction is
independent of concentration of reactant. Concentration of reactant, इसका अर्थ क्या हो गया? It remains constant. It remains constant at constant temperature. जैसे बोल दे कि कोई रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? तो हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर है, क्योंकि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका अर्थ क्या हो गया कि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरे में हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट के का भी यूनिट हो जाएगा। जबकि आप क्या जान रहे हैं, बाद बाकी सभी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के अलग होता है, जबकि इस केस में दोनों क्या होता है? सेम ही हो जाता है। बिल्कुल आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्या लिखेंगे? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो रहा है वही इसका भी यूनिट हो जा रहा है। तीसरे में आइए, तीसरे में हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ की। तो हाफ लाइफ पीरियड के संबंध में हम क्या जानते हैं कि वह पहले सबसे फर्स्ट हमें यह जानना होगा कि हाफ लाइफ पीरियड है क्या। सबसे फर्स्ट हमें इसकी बात करनी है कि हाफ लाइफ पीरियड है क्या। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हम बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाफ लाइफ पीरियड मीन्स वह लाइफ पीरियड जिस लाइफ पीरियड में रिएक्टेंट का अमाउंट घटकर इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। उसे ही हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि द टाइम पीरियड during which the amount of reactant is reduced to half of its initial value is known as half life period। क्या बोले? तो हम कहें कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, वह टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि रिएक्टेंट का अमाउंट घटकर अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। याद कीजिएगा कि हम जो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखे थे तो वह एक्सप्रेशन हमारा यह आया था, T इक्वल्स टू A नॉट
माइनस ए टी बाय के। ए नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और के क्या है, वो तो रेट कांस्टेंट है। तो ए नोट क्या लेना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए टी क्या लेना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो हम क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड की बात करने लगे और बोलते हैं कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वह टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का अमाउंट घटकर अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं कि व्हेन t इक्वल्स टू टी हाफ, ये जो टाइम है जब हाफ लाइफ पीरियड के बराबर हो जाए तो ए टी क्या हो जाएगा भैया, ये ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ए टी क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो आइए हम वहां पुट करते हैं, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बाई के, इट मीन्स क्या हो गया, यह हो गया ए नॉट बाई टू के। तो आप क्या देख रहे हैं, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू के और 1/2 के इंटू ए नॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी आपको आगे चल के नोट में हम दिखाएंगे, ताकि हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी भी ऑर्डर के लिए जोड़े तो आप तुरंत बता देंगे। अभी आप थोड़ा सा इसे याद रखें, कल से परसों तक में ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, इंडिपेंडेंट है। यही इसका 3 पॉइंट हुआ। इस 3 पॉइंट में किसी भी पॉइंट के बारे में अगर हमें बता दे तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमें बता दे कि कोई रिएक्शन है जिसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, तो भी पहचान गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कहता है कि रेट कांस्टेंट के का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, इस रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर है, तो भी पहचान गए। तीसरे में कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी पहचान जाएंगे। और काइनेटिक्स में 3 ढंग की बातों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट में हम रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, जो हम डिराइव कर चुके हैं। दूसरे केस में क्या करते हैं, तो दूसरे में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और अब तीसरे में क्या करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जितनी बातों को पढ़े हैं उसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो फर्स्ट में हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप क्या जान रहे हैं जीरो ऑर्डर में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा, जिस समय कंसंट्रेशन जीरो उस समय भी रेट ऑफ रिएक्शन यही है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं। दूसरे में हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो आप क्या देख रहे हैं कि टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो गया है जी, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 के इंटू ए नॉट। देखिए ये y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा,
इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा। सॉरी, तीसरे में हम बात करेंगे, देखिए हमारा यह एक्सप्रेशन था के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी, ऐसा एक्सप्रेशन था। तो हम बात करेंगे ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस के टी, ये हो गया y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो देखिए तीसरे ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये ले रहे हैं के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी या ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, माइनस के टी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और इस एक्सिस पे टाइम को लिया जा रहा है, ये y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ऊपर से होगा और स्लोप तो नीचे की ओर आ रहा है भैया। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये हमारा ए नॉट हो गया और ये हमारा स्लोप हो गया क्या, माइनस। स्लोप क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये जितनी भी बातों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सारी की सारी बातें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में बार बार ये ग्राफ पूछा भी गया है, बिहार बोर्ड ये वो में सब जगह ये भी पूछा गया है। तो 18 का एग्जाम में पूछा गया और जबरदस्त का क्वेश्चन था भैया, सभी जगह पूछा जाता है। ठीक, सीबीएसई के ही बोर्ड एग्जाम की बात करें तो स्पष्ट पूछा के वहां क्या किया, ऐसा ग्राफ बना दिया, 2 नंबर में बार बार 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ग्राफ बना दिया और कहता है कि बताइए ये किस ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा कहा जा रहा है इसका स्लोप क्या होगा। दूसरा पूछा जा रहा है इसका स्लोप क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चन बैंक करेंगे तो इस ढंग के क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे लास्ट में। ये आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समाप्त हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट इसका दमदार जो पोर्शन होता है, ऐसे तो आगे भी पोर्शंस है लेकिन इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में उन सबों को हटा दिया गया है। कुछ पोर्शंस जो हटाया गया था उसे देखते हैं फिर से जोड़ दिया गया है, और कुछ चैप्टर्स को तो कंप्लीटली हटा दिया गया है, 30% जो कम किया गया है। तो तो अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा इससे पहले हम देख रहे थे जीरो ऑर्डर में, उसी ढंग से अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। एग्जैक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ही बात करेंगे। For the following first order reaction, for the following first order reaction हम बात करते हैं ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। दूसरे केस में हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 लिख सकते हैं भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर है। और हम क्या लिख सकते हैं के इंटू कंसंट्रेशन, के इंटू ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। या हम लिख सकते हैं
K इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय ए। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन टू लिमिट्स। ऑन इंटीग्रेटिंग above equation between two limits, we get minus dA by a नॉट से ए टी, ये तो हो गया के टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ई के टर्म में आएगा, लॉग बेस ई के टर्म में आएगा, या उसे ही हम क्या करते हैं ln लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं ln ए नॉट बाय ए टी। क्योंकि देखिए आप इसके लिए क्या लिख सकते थे, लॉग बेस ई के टर्म में जाते अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। ठीक, ये निगेटिव था तो प्लस दिए तो अपर लिमिट ए नॉट, लोअर लिमिट क्या हो गया ए टी। ये आप जान रहे होंगे कि लॉग बेस ई इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 होता है। ln इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। लिखें या ना लिखें 10 ही समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा kt इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए टी, और t इक्वल्स टू 2.303 बाय k लॉग ए नॉट बाय ए टी, लॉग ए नॉट बाय ए टी, या k इक्वल्स टू 2.303 बाय t लॉग ए नॉट बाय ए टी लिख सकते हैं भाई, लॉग ए नॉट बाय ए टी। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, और ये बार बार पूछा गया, और यही एक्सप्रेशन आपको फिजिक्स के न्यूक्लियर में भी आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। सिर्फ वहाँ आप चेंज क्या देखेंगे, यहाँ जो हम कांस्टेंट के लिख रहे हैं जिसे रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, वहाँ वो कांस्टेंट लैम्डा लिखेंगे जिसे वो डी के कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ जो हम ए नॉट ए टी, तो हम वो एन नॉट एन टी की बात कर, बात वही है। ए नॉट ए टी इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो क्या कंसंट्रेशन है टाइम टी, हाँ ये बात वही है। तो ये काइनेटिक्स की बात हो गई। काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार 5 नंबर में पूछा गया, इतनी बार पूछा है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी बार पूछ चुका है। बिहार बोर्ड में तो 2-2 वर्ष है, सीबीएसई बिहार बोर्ड कुछ भी हो बार बार पूछा जा रहा है सब। ये हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर। इसमें सबसे फर्स्ट में क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant, directly proportional to concentration of reactant. So rate of reaction will decrease with time due to decrease in concentration of reactant.
दूसरे केस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, याद आ रहा है। और तीसरे में हाफ लाइफ पीरियड। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है, अब इसका हमें फिर से डेफिनेशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन में आ जाइए और इस इक्वेशन में हम कहते हैं कि जब क्या हो जाए कि व्हेन t इक्वल्स टू टी हाफ हो जाए, ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी हाफ इंटू लॉग ए नॉट बाय ए नॉट बाय 2, इट मीन्स 2.303 बाय टी हाफ इंटू लॉग 2। लॉग 2 का मान ले लीजिए 2.303 इंटू 0.301 बाय टी हाफ, इसी का गुना होता है 0.693 बाय टी हाफ हो गया। इट मीन्स यहाँ टी हाफ लेके चल रहे थे, चलिए टी हाफ हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ टी हाफ ले लीजिए, यहाँ कर दीजिए, बात तो सेम ही है ना भैया। यहाँ देखिए टी हाफ, ऐसे हम के पे चले गए थे, टी हाफ ले लिए, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 2, ये हो गया लॉग 2, ठीक। तो के इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू टी हाफ इक्वल्स टू इतना के, तो ये हमारा हो गया 0.693 बाई के। इट मीन्स इसका टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो गया 0.6